नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो था जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नंबर्स के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे थे कि प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर क्या है, ये बहुत सारे हैं। आप अगर उस वीडियो को अगर मिस कर लिया है आपने, तो डेफिनेटली जो नीचे लिंक दिया गया है उस लिंक को आप ज़रूर फॉलो करें और वीडियो ज़रूर देख लें। कैसा है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम का रोल बहुत सारे एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा है। 2 या 3 क्वेश्चन तो लगभग 100 या कभी कभी 50 में 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है इसका। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें इनइक्वालिटीज के बारे में, अगर ABC 3 नंबर है, मान के चलिए कि ABC जो है वो 3 नंबर है, उसके बारे में दिया गया है कि यदि इफ A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C, जहां पर A जो है वह इंटीजर है, ABC जो है, ABC की जो बात कर रहे हैं वो एक तरह से इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी यह एक तरह से इंटीजर है तब की बात कर रहे हैं। इंटीजर मतलब एक तरह से पॉजिटिव यानी नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती है। तो वैसे सिचुएशन में अगर 1/A 1/B और 1/C कर लें, अगर हम इसे उल्टा कर लें तो यह साइन बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं। अगर इन सब के बाद अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे -A -B -C, तो ये जो साइन है वो उल्टा हो जाता है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस हो जाएगा और लेस रहेगा तो ग्रेटर, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ ग्रेटर का साइन है तो ये लेस हो जाएगा, लेस का साइन रहता तो ग्रेटर हो जाता। आ रहा समझ में? कंडीशन के उल्टा हो जाएगा। इस तरह से चाहे तो हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, या अगर उल्टा से लिखना शुरू करें, जैसे इसका ये मतलब हुआ कि B जो है वो C से बड़ा है, तो उल्टा पढ़ेंगे C छोटा है B से, तो C छोटा है B से और B छोटा है A से, ठीक है। B छोटा है A से, तो इस तरह से हम चाहे तो सिलेक्ट कर सकते, बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे ये काम करेगा। आपको पता है कि 4 बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 2 से, पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि 1/4 और 1/3 1/2। 1/4 का मतलब होता है 0.25, 1/3 का मतलब होता है 0.33, तो यानी कि 0.25 से बड़ा होता है 0.33, तो ऐसे आ जाएगा ना। और 0.33 से बड़ा होता है 0.5, जो कि 1/2 का वैल्यू होता है, तो ऐसे आ जाएगा वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से भी पता है हमें। इसी तरह से अगर -4 -3 -2 लिख दे, तो आपको पता है कि 4 बड़ा है 3 से, लेकिन -4 छोटा होगा -3 से, इसलिए लेफ्ट में ऐसे लिखते हैं। अरे समझ में? इसी तरह -3 जो है -2 से छोटा होगा, तो इस तरह से ये वाला साइन दे देते हैं लोग। आ रहा है समझ में? फॉलो कर गया, दूसरा वाला फॉलो कर गया, पहला वाला भी फॉलो कर गया। अब तीसरा की बारी है। अब यहीं पर 2 छोटा हो गया 3 से, तो इसको लिख सकते हैं 2 छोटा हो गया 3 से, और 3 छोटा हो गया 4 से, 3 छोटा हो गया 4 से। तो कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और ये एक तरह से क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इसी से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा। आ रहा समझ में? जैसे ये था कि अगर यह 1 से बड़ी अगर संख्या, तब कभी कभी क्या दे देगा इसमें क्वेश्चन कि यदि इफ x ग्रेटर देन लेस देन करके बनाते हैं, इफ x लेस देन 1। पहले समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग समझेंगे। यदि x छोटा है 1 से, तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको समझा दे रहा हूं, तब आपको x के रूप में जल्दी समझ में आएगा। अगर हम x को यहाँ 1/2 ले लें, 1 से छोटा है ना, x को हमने मान लिया कि 1 से छोटा है, तो x को मान रहे हैं हम यहाँ पर 1/2। अब यहाँ समझिए कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। इसको लिख सकते हैं हम 1/4, 1/2 का स्क्वायर।
इसी तरह से अगर 1/2 का स्क्वायर रूट कर ले, अरे समझ में, 1/2 का स्क्वायर रूट कर ले तो इसका मतलब होता है 1.4। अरे समझ में, 1/2 का मतलब क्या होता है 1.4। चाहे तो यहां पर लिख देते हैं 1/2, 1/2, 1/4 नहीं, √2 का वैल्यू 1/4 होता है 1.4, लेकिन 1/2 ले लेते हैं तो 1/2 का मतलब होता है √0.5। अरे समझ में, इस तरह से आप ले लीजिए। 0.5 का जो वैल्यू होगा, 0.5 का जो वैल्यू होगा तो इसको इस आसपास में मान लीजिए कि 0.49 है, यानी 0.7 के आसपास में कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए कि आपको इसमें से बड़ा छोटा कौन सा दिख रहा है कि 1/2 का मतलब होता है 0.5। अरे समझ में, 1/2 का स्क्वायर जो होता है, 1/2 का जो स्क्वायर हो गया इसका वैल्यू होगा 1/4। तो 1/4 का मतलब होता है 0.25। यहाँ पर 3 कंडीशन हमने लिया। अब √1/2 को ले लिया तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। 0.5 का मतलब लगभग 0.50, यानी 50 के बदले 49 ले लिया हमने, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया 0.7, यानी एक तरह से 0.7 जो हो गया, चलिए 0.70 ऐसे ले लेते हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है? तो आपको यहां से अगर तीनों को कंपेयर कराया जाए तो आपको बड़ा कौन दिख रहा है? सबसे पहले बताइए। ये 50 डिसिमल को अगर भूल जाते हैं तो ये 50 है, ये 25 है, और ये कितना है 70। तो आपको पता है कि ये वाला जो है, यानी एक तरह से 0.25 जो है इससे बड़ा है या 0.50 वाला, और इससे बड़ा है या 0.70 करके वाला। तो अब 0.25 किसके लिए आया? ये आया 1/2 के स्क्वायर के लिए। आ रहा है समझ में? इसी तरह से ये छोटा हो जाएगा 1/2 से, तो यहां लिखते हैं 1/2। ये छोटा हो गया 0.7, मतलब ये हो गया √1/2। और 1/2 हमने माना किसको था? x से, यानी कि x² लेस देन x माइनस √x। अब यहां आपका देखिए कितना शानदार रिलेशन निकल रहा है कि यदि x छोटा है 1 से तो इसका मतलब होता है x² लेस देन x माइनस उसके बाद x लेस देन √x। बात समझ में आ रहा है? तो इस सब बताने का यही रीजन था। चलिए इसको एक बार और मैं, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, तो वीडियो पॉज करने के बाद आपके पास ये सारा चीजें आ जाएगा। इसको मैं एक बार और से कंडीशन के रूप में अब आ जाता हूं, इसको मिटा करके, ठीक है? कि अब हम जानना क्या चाह रहे थे, मैं बताना क्या चाह रहा था आपको कि यदि x जो है 1 से छोटा होगा देन, एक तरह से देन कि x² जो होगा वो छोटा हो जाएगा x से, और ये छोटा हो जाएगा √x से। ये कंडीशन के रूप में हो जाएगा। इसी तरह से इफ x ग्रेटर देन 1 है, तो आपको पता है कि जब ग्रेटर देन है तो स्क्वायर वाला तो बड़ा ही होगा x से, तो इस तरह से ऐसे ये बड़ा होगा। और इसका उल्टा रिलेशन ये होता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है, 2016 के एग्जाम में भी ये पूछ चुका है। मेंस एग्जामिनेशन में, एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जामिनेशन 2016 में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरह से हम चाहे तो क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर? आगे हम लोग क्वेश्चन पे आप बात करेंगे। आप पेशेंस जरूर बना के रखिए, क्योंकि जब तक आप पेशेंस बना के नहीं देखेंगे पूरा वीडियोस तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो समझ में आएगा, लेकिन अंत तक मैं अच्छी चीजें बताऊंगा। तो आप जरूर यहाँ पर पेशेंस बना कर रखें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चंस कभी कभी कैसे पूछ लिए जाते हैं, एक ही टाइप से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4/5, 7/8, इसके बाद है 6/7 और है 5/6। ये 4 फ्रैक्शनल नंबर है, या इसे हम चाहें तो रैशनल नंबर बोल सकते हैं। इन रैशनल नंबर में 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या सबसे बड़ी कौन सी है, या फिर पूछ सकता है इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है, आरोही क्रम, या उसको बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, या इसे बोल सकते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, या घटते हुए क्रम में पूछ सकता है। तो आपको हर सिचुएशन में बड़ा और छोटा तो खोजना ही होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि बड़ा और छोटा खोजना है। अरे समझ में, बड़ा छोटा पहले खोजना है। तो इसका एक मेथड ये होता है कि आप एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर का बना लीजिए, लेकिन ये बहुत टफ हो जाएगा। एलसीएम वाला जो है
वो टफ हो जाएगा। तो जो आसान मेथड है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे आसान मेथड क्या है, एकदम इजी मेथड में आप बना पाएंगे। डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, सबसे आसान मेथड। डिवाइड करेंगे तो 0.80 होगा पहला वाले का, दूसरे वाले का जो डिवाइड करेंगे तो 0.8864 और फिर 6 तो 8 7 56। आ रहा समझ में? इसी तरह से इसमें डिवाइड कर लेंगे तो 60 हो जाएगा ऊपर, तो 7 8 56, 4 होगा तो 7 5 35। आ रहा समझ में? इसी तरह से डिवाइड कर लेंगे तो 8 6 48 और फिर 20 हो गया तो 36 18। देखिए एकदम क्लिस्टर क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब सबसे छोटा ये है, आपको पता चल गया। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे छोटी कौन है, ये छोटी है यानी 4/5 छोटी है। अगर पूछा जाता सबसे बड़ी कौन है तो 0.87 यानी 7/8 सबसे बड़ी है। और अगर इसे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में बोलता है, तो अगर मान लीजिए असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो इससे जस्ट बड़ा जो है वो है ये वाला 0.83, इससे बड़ा है 0.85 और इससे बड़ा है 0.87। आ रहा है समझ में? इस तरह से आ रहा है समझ में कि कौन सा इससे बड़ा है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि 4/5 इससे जस्ट बड़ा है 5/6, इससे जस्ट बड़ा है 6/7, इससे बड़ा है 7/8। आ रहा है समझ में? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कि एक लाइन में ही आपको पता चल गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसे क्वेश्चन को आप चाहें तो इसी तरह से बनाए, बहुत ही आसानी से आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी मैं बताता हूँ, इसका दूसरा मेथड कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वो भी बहुत आसान मेथड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको पता है कि 6 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36, 35। आपको पता है ये 36 बड़ा होता है 35 से, तो डेफिनेटली ये संख्या जो है इससे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 36 है ये 35 है। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 7 49 और 8 7 56, तो आपको पता है कि ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सॉरी 8 चक यहाँ पर 48 है, 56 ये लिखा गया था। तो आपको पता है कि इन दोनों के कंपेयर करने पर 49 48 से बड़ा है, यानी ये बड़ा है, यानी फिलहाल 7/8 जो है वो बड़ा हो गया किससे? 6/7 से। ऐसे अरे समझ में? और यहां वाले रिलेशन से आपको पता है कि 36 बड़ा था 35 से, इसका मतलब 6/7 जो है वो बड़ा था 5/6 से। क्लियर? अब बच रहा है ये संख्या। अब ये संख्या या तो इससे 7/8 से बड़ा होगा या फिर इससे छोटा होगा या बीच में कहीं पर होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो सबसे छोटी संख्या ना, पहले उसी से कंपेयर करा लेते हैं, सबसे आसान तरीका, ताकि पता चल जाए। चलिए 5/6 यहां पर लिख लेते हैं और 4/5, तो 25 25 और 6 चौका 24। आ रहा समझ में? अब तो क्लियर हो गया कि 25 बड़ा है 24 से, यानी ये इससे ये संख्या बड़ी हो गई, यानी कि 4/5 यहाँ लास्ट में आएगा। तो अब ये जो हो गया ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, और जब असेंडिंग ऑर्डर होगा तो उल्टा से लिख दीजिए। सबसे बड़ी पूछा तो 7/8, सबसे छोटी पूछा तो 4/8, 4/5। ये भी एक तरीका है। इस तरह से चाहे तो हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने डिसिमल मेथड और मल्टीप्लाई वाला मेथड दोनों मेथड बताया, और दोनों मेथड से चाहे तो आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें नंबर सिस्टम में स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में लगभग पूछता ही है, कभी कभी पूछा भी है। जैसे अगर मान लीजिए कि नंबर सिस्टम से है कि 3600 दे दिया, अब इसमें पूछ दिया कि अब ये बताइए इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब इसका गुणनखंड कितना है टोटल। तो जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले आपको कि आपको गुणनखंड पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इस सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए आप। कैसे? 36 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। इसलिए मैं इससे पहला वाला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें प्राइम नंबर या को प्राइम का मैंने जिक्र किया। क्यों किया है? क्योंकि ये बार बार ये शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, ये आएगा। इसलिए अगर आप उस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको अभी यहाँ पर फायदा हो। जरूर देख लीजिएगा उसको।
तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है जिसको उसके बाद फिर गुणनखंड ना किया जाए। जैसे 2 के बाद आप इसको नहीं तोड़ सकते, 2 तक ही रहेगा। 4 है तो 4 को फिर 2 में तोड़ सकते हैं, लेकिन 3 है तो 3 को फिर आगे नहीं तोड़ सकते, पॉइंट में नहीं जाना है। बात समझ में आ रहा है? तो 36 को अगर हम तोड़ने जाएं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे तोड़ सकते हैं। अब बचा 0 0 0 0 को थोड़ी तोड़ेंगे, लेकिन ये मान के चलिए 100 है, तभी तो 36 को 100 से मल्टीप्लाई किया 3600 हुआ। तो ये 0 0 नहीं 100 है। 100 को आप तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 5 गुना 5 यानी 25 चौका 100 आ रहा है ना। तो जब यहां पर आप काउंट करेंगे 4 कितने हैं, सॉरी 2 कितने हैं, 4 है। तो जब क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, मतलब कि इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 2 हमारे पास है कितना यहाँ 4 बार, तो उसमें 1 बढ़ा के लिखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 5, 1 बढ़ा के लिखना है। बात समझ में आ रहा है? 2 यहाँ है 4 बार, तो 1 बढ़ा के लिखना है 5। 3 कितनी बार है? 1 2, लेकिन इसमें भी 1 बढ़ा के लिखना है। 2 बार 3 हुआ तो अब लिखना है 3। इसी तरह से 5 कितनी बार है? 1 और 2, 2 बार 5 है, 1 बढ़ा के लिखे तो हो गया 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 15, 15 × 45, मतलब 45 इसका आंसर हो जाएगा, 45 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर ये पूछा गया है कि हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स इन दिस गिवन नंबर, देन फैक्टर्स विल बी, नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 45। तो 45 यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन आप बनाएं इसी तरह से फैक्टर निकाल के और आसानी से एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। टाइम टेकिंग भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है आपको तो इतना इजी क्वेश्चन छूट जाएगा। नंबर सिस्टम में यही एक बेहतरीन चीजें हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन बना देंगे। और नहीं पता है तो आपका फ्री का नंबर भी चला जाएगा। तो फ्री का नंबर जाने नहीं देना है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से समझना है, सीखना है, ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म हो सके। बात समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, कभी कभी पूछता है कि हाउ मेनी जीरोज, जैसे कि अगर 1 2 3 ऐसे अगर मल्टीप्लाई करें 100 तक, ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 से लेकर के अगर 100 तक मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि 0 0 0, जैसे अगर मान लेते हैं कि 2 5 7 उसके बाद 2 ऐसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूना 14, 14 पर 1 0, 1 0 आया कि नहीं आया? 1 0 आया ना। तो इसी तरह से अगर 1 2 3 4 5 से अगर हम मल्टीप्लाई आपस में करें 100 तक, तो कितने जीरो राइट साइड से आएंगे? ठीक है, कितने जीरो राइट साइड से आएंगे। या कभी कभी इस क्वेश्चन को लिख देगा कि 1 2 3 4 5 से लेकर के अगर 100 तक मल्टीप्लाई है तो इसे लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 100, या इसको लिखने का तरीका ऐसे भी होता है फैक्टोरियल 100। ठीक है, तो फैक्टोरियल 100 लिख दिया, या फिर 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई कर दिया। पूछा इसमें कि राइट साइड में कितने जीरो आएंगे, तो कितने जीरो आएंगे तो क्या मल्टीप्लाई करके हम काउंट करने जाएंगे? नहीं, काउंट नहीं करना है, हमें काउंट नहीं करना है। सबसे पहले जो अंतिम नंबर है उसे ले लेना है, और ये ध्यान रखना है कि ये सभी संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई है तो 1 1 का डिफरेंस जरूर हो। बात समझ में आ रहा है? यहां पर जैसे 100 फैक्टोरियल में है तो 1 1 का डिफरेंस आएगा ही। तो सबसे पहले इसको क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। बात समझ में आ रहा है? 5 से डिवाइड करना है, और जो भागफल होगा या कोसेंट जो होगा उसको लिखना है। तो 20 पंचे 100 आ रहा समझ में? 5 से इसमें क्या डिवाइड लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, फिर डालेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20। आगे समझ में? क्या अब 4 जो यहाँ पर कोसेंट है या भागफल है, क्या हम इसमें 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं होगा, क्योंकि वो 5 से छोटा है। जैसे ही जहां छोटा होगा छोड़ देंगे, बड़ा होगा डिवाइड करेंगे, तो छोटा होगा छोड़ देंगे। अब जो आएगा इन सबको कोसेंट को प्लस कर देंगे, इतने ही नंबर ऑफ जीरो राइट साइड में होंगे। तो टोटल अगर क्वेश्चन होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, तो ये 20 + 4 यानी टोटल हो जाएंगे 24 आंसर। आसान है क्वेश्चन, आसान कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत लोगों को हो सकता है कि समझने में प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ समझते हैं कि मैंने फैक्टोरियल एक तरह से 100 दिया, हो सकता है फैक्टोरियल 200 दे दे। अब यह मान लीजिए कि 1 2 3 से लेकर के मल्टीप्लाई करके यह 267 तक मल्टीप्लाई चला गया, ऐसा भी पूछ सकता है। जीरो आपको दिखाएगा ही नहीं जानबूझ के, ठीक है, कि 1 2 3 से लेकर के 267 तक मल्टीप्लाई हो गया,
पूछ देगा अगर सबको मल्टीप्लाई आपस में कर ले तो राइट साइड से यानी दाहिने साइड से कितने जीरोज आएंगे, कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जो अंतिम संख्या है ना उसको हमें 5 से डिवाइड करना है। जैसे 267 5 से डिवाइड कीजिए और भागफल ही लिखना है, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, भागफल लिखना है। 5 डिवाइड कीजिए, 25 25 हो जाएगा, ठीक है। एक बचा गया इसका रिमाइंडर, तो 17, 5 दिए 15, रिमाइंडर अब 2 बच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है रिमाइंडर से, हटा दीजिए उसको। फिर अब 53 में क्या 5 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 10 25 50, 3 रिमाइंडर बचा, कोई फर्क नहीं, हटा दीजिए उसको, रिमाइंडर को हटा देना है। अब बच रहा है 10, क्या 10 में हम 5 से डिवाइड करेंगे? बिल्कुल हो सकता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे और कोसेंट लिखेंगे यानी भागफल लिखेंगे, तो 5 दूना 10। अब 2 जो है वो 5 से छोटा हो गया, तो 2 5 से छोटा हो गया, तो क्या हम इसे डिवाइड करेंगे? 2 से नहीं करना है, अब छोड़ देना है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज की बात हो रहा था, नंबर ऑफ जीरोज कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो 53 और 2 मिल करके होता है 55। 55 में 10 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाता है? 65। चलिए इसको लिख लेते हैं, 53 + 10 + 2, या इसको अगर टोटल को जोड़े तो ये होता है 65, यानी नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा ये 65 होगा। बाकी कैलकुलेशन जो 7 गुना और 3 गुना ये शब्द होगा वो तो भूल ही जाइए, वो सब तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जीरो की संख्या 65 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा, आसानी से आएगा। अब इसमें देखिए, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे कभी कभी क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं, यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यूनिट प्लेस वाले पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिट प्लेस का क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये दे देगा, जैसे एक बार एसएससी में पूछा है कि फैक्टोरियल 50 है, अगर उसको 100 से डिवाइड किया जाए, फैक्टोरियल 50 है, अगर उसे हम 100 से डिवाइड करें तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, यूनिट प्लेस पे यानी इकाई अंक पे कौन सा अंक आएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 50 का ये मतलब हुआ कि 1 गुना 2 गुना 3 से लेकर के 50 तक गुना करना है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जीरो कितने आएंगे राइट साइड में। आ रहे समझ में? तो जितने भी जीरो आ जाएंगे तो पहले चेक कर लेते हैं कितने जीरो आएंगे। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 10 25 50, फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 गुना 10, तो टोटल 50 फैक्टोरियल तक यहाँ तक था। तो इसमें जो अगर एक तरह से 50 फैक्टोरियल है तो ये दोनों का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी प्लस जो हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएगा? 12। आ रहा समझ में? तो 12 जैसे ही आ गया, इसका मतलब फैक्टोरियल 50 तक का जो आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 जीरो आएंगे। आया समझ में? तो 12 जीरो आएंगे, यानी कि यहाँ 0 0 0 0 करके आएगा और बाई में 100 कट गया। कटने से क्या फर्क पड़ता है? अब एक तरह से ये लास्ट में अब जीरो ही तो बचेगा, कटने के बाद भी जीरो आएगा। तो यूनिट प्लेस पे कितने संख्या हो गया यहाँ पर? यूनिट प्लेस पे जो संख्या बचा एक तरह से यहाँ पर जीरो हो गया, तो जीरो इसका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसमें अगर 5 फैक्टोरियल देता तो आंसर कुछ और हो सकता था, अलग आ सकता था। तो कभी कभी नज़दीकी वाला नंबर भी दे देता है, कभी फैक्टोरियल 5 दे देगा, कभी फैक्टोरियल 15 दे देगा। हो सकता है कि बोल देगा कि 1 2 3 या ऐसे बोलेगा फैक्टोरियल 15 है, फैक्टोरियल 15 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, 100 से अगर डिवाइड कर दे तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग और भी क्वेश्चन पर आएंगे, और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पर कि जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ जीरोज आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें डिविजिबिलिटी वाले भी आज चेक कर लेते हैं कि डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर डिविजिबिलिटी वाले में आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। अगर यूनिट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8, अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ जाए तो वैसे संख्या को हम लोग 2 से डिविजिबल कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी लिख दीजिए, 2 4 6 7 5 3, लेकिन लास्ट में 0 लिख लीजिए। अगर इस यूनिट प्लेस पर अगर इन पांचों में से कोई संख्या आता है तो वह संख्या
2 से डिविजिबल होगा, पक्का 2 से डिविजिबल होगा। आ रहा है समझ में? ये 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हुआ। अब 4 से डिविजिबिलिटी और 8 से डिविजिबिलिटी, ये समझिए, एक ही बार सब में समझ लीजिए। या मान लीजिए 16 से डिविजिबिलिटी, अगर कुछ भी लिख दिया, मान के चलिए 2 4 6 7 8 9 10 2 4, ये नंबर दे दिया हमने। अब मैं बोल रहा हूं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आपको सिर्फ 4 पर बात करना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर यह 4 है यूनिट प्लेस पे, या सम संख्या है, या 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या है, 2 से विभाज्य होगा। अब 4 वाले पर आ जाते हैं। 4 में क्या कॉन्सेप्ट है? अंतिम का 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, अंतिम का 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है? आगे चाहे कुछ भी, कितना भी नंबर क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी नंबर लिख लीजिए, लेकिन अंतिम का अगर 2, ये 24 है, 24 अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी पहला वाला जो 2 से डिविजिबल, तो यूनिट प्लेस पे बात करना है। जब 4 से डिविजिबल तो एक डिजिट और बढ़ जाएगा। जब 8 का बात करेंगे तो क्या करना होगा? एक और डिजिट बढ़ेंगे, यानी कि 0 24, यहां ध्यान दीजिए, 0 24 अगर यह 8 से डिविजिबल है, 0 24 8 से डिविजिबल है, तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल है। तो डेफिनेटली 0 24 का मतलब क्या होता है? ये 24 होता है। 24 8 से 24 डिविजिबल है ना 8 से, इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? अब अगले स्टेप में आते हैं 16 तक। तो जैसे ही एक स्टेप 16 हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसी तरह 16 दूना 32 भी होगा, तो उतना तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी एसएससी एग्जाम में। आ रहा समझ में? तो जब 16 पे बात आएगा तो ये 4 डिजिट की बात करेंगे कि अगर अंतिम का 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर जो है वो 16 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो ये 2 4 8 और 16 से डिविजिबिलिटी हम लोगों ने चेक कर लिया। अब बात आती है 3 से, कि 3 के बारे में क्या बात करना है। तो चलिए 3 वाला बात कर लेते हैं हम लोग, 3 और 9 के बारे में। तो कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, जैसे 2 4 5 6 7 8, इस तरह से ये नंबर ले लेते हैं। जब कभी भी 3 और 9 से डिविजिबिलिटी की बात आएगी, 3 और 9 से, तो क्या करेंगे कि इस सभी नंबर्स को आपस में प्लस कर देंगे। अगर प्लस करने के बाद अगर संख्या 3 से विभाज्य है, तो दिया गया नंबर भी, दिया गया संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। अगर वह 9 से विभाज्य है तो 9 से होगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर कि 4 और 2 मिलकर के 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 8 मिलकर यह होता है 25। क्या यह 25 3 से विभाज्य है? नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह दिया गया संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। लेकिन आगे अगर मैं 5 लिख देता हूं कुछ देर के लिए, ठीक है, या 5 के बदले अगर मैं 23 दिन लिख देता हूं, तो 2 + 3 आएगा कि नहीं आएगा? इसमें प्लस में 2 + 3 तो आएगा, तो 25 + 5 यानी ये हो जाएगा 30। बात समझ में आ रही है? तो अब जो दिया गया नंबर है, यह 30 जो है वो 3 से विभाज्य है, इसलिए दिया गया नंबर 3 से डेफिनेटली विभाज्य होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि यह 30 जो है वो 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए दिया गया संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा, सिर्फ 3 से विभाज्य होगा। अब 9 से क्या है, तो आपको पता है कि अगर यह 30 36 होता, अगर 30 36 हो गया होता, तो 9 चौका 36 9 से विभाज्य होता। तो चलिए इसको 6 लिख देते हैं। तो अब +6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 36। अब सभी नंबर्स जो दिया गया है, इन सब का आपस में अगर योगफल निकालते हैं तो वो होता है 36। यानी दिया गया संख्या अब 9 से विभाज्य होगा, क्योंकि सम जो है यानी योगफल वो 36 9 से विभाज्य है। और जो संख्या 9 से विभाज्य है, 9 का फैक्टर है 3, तो डेफिनेटली वो 3 से विभाज्य होगा। बात समझ में आ रहा है? दिया गया संख्या 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। बात समझ में आ रही है? आसान कॉन्सेप्ट है एकदम। अब हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में चेक करेंगे, बात करेंगे। 2 और 3 के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे 0 और 5 के बारे में, मतलब एक तरह से 10 और 5 के बारे में। तो कोई भी सभी नंबर लिख लीजिए, कितना भी नंबर लिख लीजिए, लेकिन यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, 0 या 5 हो,
तो दिया गया संख्या जब 5 अगर यहाँ पर लिखा रहेगा अंतिम में या 0, तो दिया गया संख्या 5 से डिविजिबल होगा। याद होगा कि नहीं कि अंतिम में 0 है, आपको पता है कि वो 0 है तो 10 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए तो आपको सीधा पता है कि अंत में 0 होना जरूरी है, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर 10 का एक फैक्टर 5 है तो 5 से भी विभाज्य होगा, लेकिन यूनिट प्लेस पर यानी इकाई संख्या पर अगर 5 रख दे तो वह 5 से भी डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी 5 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पे 5 या 0 होना जरूरी है, लेकिन 10 के लिए सिर्फ 0 होना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने 5 वाला और 10 वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है 6 से कैसे डिविजिबल होगा। ठीक है, 6 के बाद आ जाएगा फिर 9 वाला मैंने बता दिया, 8 वाला भी बता दिया, फिर 10 वाले बात आ जाएगा, 10 तो बता ही दिया। अब 12 वाली आ जाएगा, 14 का आ जाएगा, फिर 15 का आ जाएगा, 18 का आ जाएगा। आ रहा समझ में? अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है तो देखिए, 6 के लिए क्या है कि जो संख्या 2 से डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल हो, मतलब दोनों से डिविजिबल हो, तब वह 6 से डिविजिबल होगा। यानी कि इसको प्राइम फैक्टर के रूप में डालना। अब जैसे 12 का जो गुणनखंड होता है वो 2 गुने 6 भी होता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो, वह 12 से होगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 2 और 6 प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं है, हमें प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। तो 12 को हम लिखेंगे 3 और 4, ये प्राइम फैक्टर है। कैसे प्राइम फैक्टर है? क्योंकि दोनों का HCF जो है वो 1 है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एक कॉमन है। तो जो संख्या 3 से डिविजिबल हो और 4 से भी हो, वह संख्या 12 से भी होगा। सिमिलरली इसी तरह से कर सकते हैं 14 को कि जो संख्या 2 और 7 से डिविजिबल हो वो 14 से भी डिविजिबल होगा। 15 के बारे में कर सकते हैं कि जो संख्या 3 और 5 से डिविजिबल हो वह 15 से होगा, क्योंकि 3 5 15। इसी तरह 18 में 2 और 9, जो संख्या 2 और 9 से डिविजिबल हो वह संख्या 18 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 4 6 8 7 8 1 ये संख्या ले लेते हैं, एक लास्ट में 2 भी लिख देते हैं। अब ये चेक करना है कि क्या यह संख्या 6 से डिविजिबल है। कैसे पता चलेगा? तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे 2 देखते ही पता चल गया कि यह सम संख्या है, यानी 2 से डिविजिबल होगा। हमें अब चेक क्या करना है? 3 वाला। तो सभी संख्या को जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए। 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 7 27, 27 8 35, ये 36, 36 और 2 मिलकर के हो गया 38। क्या यह 38 आ गया 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन इसी के आगे अगर 1 लगाते तो यह 38 के बदले 39 हो गया होता, और 39 पता है कि जब यूनिट में यहाँ पर 2 है तो 2 से डिविजिबल हो गया, और प्लस करने पर 39 हो गया। 39 अगर 3 से डिविजिबल है, 13 3 जा 39 होता है, आपको पता है। तो इसका मतलब यह 3 से डिविजिबल है, यानी पूरा संख्या 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब वह दिया गया संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो सेम कॉन्सेप्ट दोहराना है सभी कॉन्सेप्ट्स में। अब बच गया संख्या कौन कौन सा, वो ध्यान रख लेते हैं। 7 13 17 19 ये ऐसे प्राइम नंबर है जिसमें डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए रूल मत जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कभी अगर क्वेश्चन में आता है डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, क्योंकि इसका रूल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में होता है और बहुत लंबा होता है। जितना आप रूल सीखेंगे उतना देर में तो डिवाइड कर लेंगे। इससे अच्छा है कि 7 13 17 19 ये 4 नंबर ऐसा है जिसमें आप डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। मैं ये टॉप 20 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बच जाता है एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, वो है 11। 11 से कैसे डिविजिबल होगा वो भी समझ लीजिए। उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है सीजीएल में, प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। इसका कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है, जैसे 2 4 6 8 1 2 7 5, चलिए इतना ही तक छोड़ देते हैं। हमें ये चेक करना है कि क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यूनिट प्लेस वाला पहले नंबर को टारगेट कीजिए और अल्टरनेटली नंबर को प्लस करना है, ठीक है। अल्टरनेटली नंबर को प्लस करना है। तो 8 + 2 मैं डायरेक्ट यहां पर लिखूंगा, समझना है आपको, यहां पर मैं बता रहा हूं। 8 + 2 मतलब कितना हुआ 10, 10 1 11, 11 और 6
17, 17 2 मिल करके हो गया 19। आ रहा समझ में? सब हमने यूनिट प्लेस से काउंट किया और अल्टरनेटली नंबर्स जो है उसको प्लस कर लिया। अब माइनस जो संख्या बच गया उसको प्लस करके माइनस कर लेना है। जैसे 7 + 2 9, 9 8 17, 17 और 4 मिल करके कितना हो गया? यहाँ 17 4 मिल करके 21। तो माइनस करने पर कितना होता है? -2। क्या यह 0 है? नहीं है, यह 0 नहीं है और ना ही 11 है। तो इसका मतलब यह दिया गया संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि प्लस यूनिट प्लेस से जो नंबर लेंगे उसको प्लस करना है, माइनस जो संख्या बच जाएगी उसको एक बार प्लस करना है। अगर वो माइनस करने के बाद 0 हो जाए या मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए तो इसका मतलब है दिया गया संख्या 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब कुछ देर के लिए मानिए यहाँ पर कि इसको मैंने 4 लिखा होता, यानी 2 को मैंने 4 कर दिया, 1 बढ़ा दिया, तो 19 की जगह पर यहाँ पर मैं 21 लिख दिया होता। तो अब आपको पता है कि 21 - 21 का मतलब होता है 0। तो जैसे ही यह 0 आ गया, मैंने बताया कि या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, यानी 11 का एक तरह से गुणक होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ तो 0 आ गया, यानी अब यह नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। इस तरह से हम चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया अभी, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होगा, जैसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना हो। जैसे क्वेश्चन है आपका 141 × 142 × 143। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि 6 से विभाजित है या नहीं है, ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 से विभाज्य है, काम खत्म। ये 2 से विभाज्य कहाँ हुए पता चल चुका है यहाँ पर। अब यहाँ से अब देखिए 6 से डिवाइड होने के लिए मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि 2 और 3 से विभाज्य होना जरूरी है। तो ये संख्या सम संख्या यूनिट प्लेस पे 2 है, तो एक तरह से यह 2 से विभाज्य होगा। अब हमें चेक करना है 3 के बारे में, तो क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? पहला वाला में चेक कीजिए, 4 और 1 5, 5 1 6, यानी 141 जो है वह 3 से विभाज्य है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब दिया गया संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। इसका मतलब यह दिया गया संख्या 6 से विभाज्य होगा। हमें ये मल्टीप्लाई करके 6 से विभाज्य करने की कोई जरूरत नहीं है, बस चेक करना है। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन एक और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, खोज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर नहीं कोई क्वेश्चन बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बता है, मैं फिर इस पर बता दूंगा क्वेश्चंस। तो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 65, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 65723x, ठीक है। ये संख्या है कि 65 72 3x, ये एक संख्या है। बोला कि यह 8 से विभाज्य है, डिविजिबल है, ठीक है। यह 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाज्य है। क्वेश्चन अब ये बोल रहा है कि x का क्या मान हो सकता है, क्या मान होगा। चलिए ऑप्शन भी मैं बता रहा हूं। ऑप्शन है 2 0 4 6। कभी कभी यह भी बोल देता है कि x का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, ऐसा भी होता है। यानी x का 2 मान यहाँ हमें पता हो चुका होता है कि 2 मान संभव होता है। तो उसमें क्वेश्चन अगर 2 ऑप्शन आ जाए तो घबराना नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है कि x का न्यूनतम मान कौन सा है, तो न्यूनतम भी दे देता है और अधिकतम भी देता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे हम लोग। तो फिलहाल ये क्वेश्चन बोला है कि x का मान क्या है, न्यूनतम की बात नहीं किया है। तो 8 वाले में मैंने बोला था कि अंतिम का 3 संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो दिया गया संख्या पूरा 8 से विभाज्य होगा, और दिया गया है कि 8 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि 223 मतलब 23x जो लास्ट वाला है ये 8 से विभाज्य होगा। तो कौन कौन सा होगा, अप्रोच कर लेते हैं। क्या 0 यहाँ पर रखेंगे तो होगा, 0 होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। 223 होगा ना, 240 होता है यहाँ पर, 230 हो जाएगा। 240 होता तो 8 से विभाज्य होता, तो 0 तो पहले कट करेगा। अब 2 वैल्यू पुट करके देखिए, यानी 232 होता है। तो 232 क्या 8 से विभाज्य होगा, तो डिवाइड करके देखिए, 8 दूना 16, ठीक है। 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 4 और 7, हाँ बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। कि अगर इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए 232 को, तो 8 दूना 16, तो 4 3 7, 8 9 72 कट गया।
तो इसका मतलब ये दिया गया संख्या जो है 232 यह 8 से विभाज्य है, और इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से विभाज्य है। तो x का मान हमने क्या रखा यहाँ पर 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, यहीं पर आंसर हो गया। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन पर ही जाते तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से बन गया। तो x का मतलब हो गया यहाँ पर 2। कभी कभी ऐसा भी दे देता कि आगे कुछ और संख्याएं भी दे सकता था, ठीक है, और 2 आंसर आता, तो वैसे में पूछता कि न्यूनतम वैल्यू कौन है या मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। तो आज हम लोगों ने डिविजिबिलिटी से रिलेटेड और बहुत अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा, डिस्कशन किया। इसके बाद अभी नंबर सिस्टम यही खत्म नहीं हो रही है, इसके बाद और भी वीडियो आएगा नंबर सिस्टम पे, उसमें भी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जो एग्जामिनेशन में आप अच्छे से सीख करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में भी जरूर हम लोग मिलेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।